ओम शांति। ये संबोधन बहुत प्यारा संबोधन है, इसको बहुत प्यार से बोल सकते हैं, ओम शांति। और वैसे तो अब आपको लगभग 2.5 दिन यहाँ पर हो गया है और कुछ आत्मा का परिचय भी हो गया है, लेकिन इस संबोधन में भी अपने आप का परिचय है। ओम यानी मैं आत्मा और शांत तो शांति यानी शांत तो है। तो एक बार फिर महसूस करते हुए, इसको अंदर से अनुभूत करते हुए एक बार फिर से बोलिएगा, ओम शांति। धन्यवाद आप सभी का। आज अरावली पर्वत के सर्वोच्च स्थान और गुरु शिखर के ही पास में इस ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के बहुत ही सुंदर और मनोरम प्राकृतिक छटा से पूर्ण इस परिसर में आज के मंचासीन सभी विद्वतजन और अनुभवी महानुभाव, साथ ही साथ सम्मुख बैठे हुए भारत और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों से आए हुए परमात्मा की प्रिय संतान भाइयों और बहनों, आप सब भी बहुत ही अनुभवी विद्वतजन और कुछ जिज्ञासु भी आप में हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। गुड इवनिंग। ये एक खास तौर से जो जैसे जब यहाँ पर परसों उद्घाटन सत्र हुआ था तो पूछा गया था कि कितने लोग पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो पहली बार आने वालों के लिए तो विशेष तौर से मैं कहूँगा कि उनके लिए विशेष तौर पे, बाकी हम सब के लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि स्वयं परमात्मा पिता निराकार शिव पिता परमात्मा के द्वारा साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापित इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आप पधारे हैं, जहाँ पर प्रकृति तो आप सबका स्वागत पिछले 2.5 दिनों से कर ही रही है। साथ ही साथ यहाँ का जो आध्यात्मिक स्पंदनों, प्रकंपनों, वाइब्रेशन से भरा हुआ वातावरण है और उसमें जो भी आप सुन रहे हैं, इतने जो सेशंस आपने अटेंड किए हैं, उनसे बहुत कुछ तो महसूस हो ही गया होगा। लेकिन मैंने जो अपने पिछले 23-24 वर्ष में अनुभव किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता वास्तव में दैवीय गुणों, जीवन मूल्यों, नैतिक मूल्यों, चारित्रिक गुण और विशेषताओं और मानवीय मूल्यों का एक समागम, कॉम्बिनेशन है, जो निस्संदेह रूप से जाति, वर्ण, भाषा, देश यानी नेशनलिटी के भी लेवल से ऊपर उठकर पूरे विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर जो आधार है वो शारीरिक आधार ना होकर आध्यात्मिक आधार है, यानी आत्मिक आधार है। और उस आधार पर ही ये तो आप लोग अभी 2.5 दिन में जो नए हैं उनमें से भी जो पुराने हैं वो तो जानते समझते ही हैं, वो भी समझ गए होंगे कि हम वास्तव में आत्मा हैं। और आत्मा तो लिंग भेद से भी ऊपर है, क्योंकि वही आत्मा मनुष्य शरीर में, पुरुष शरीर में भी और स्त्री शरीर में भी कभी भी प्रवेश कर सकती है, जा सकती है, जन्म ले सकती है। तो उस हिसाब से आध्यात्मिकता लिंग भेद से भी ऊपर उठकर हम सबको विश्व भ्रातृत्व भावना, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी का संदेश देती है, क्योंकि हम सबके सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं।
और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सिखाया समझाया जाता है, वो हमने जो महसूस और अनुभव किया है, वो वाकई में बहुत ही अद्भुत और निराला है, जो कभी पहले कल्पना और सोच में आ ही नहीं सकता था। वो बहुत कुछ यहाँ पर सीखा जाना है। हम जो चीज़ें बहुत कुछ पढ़ते 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 यहाँ विद्वान भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी नहीं जानते थे। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रथम सेशन में ही हम वो चीज़ें जान जाते हैं जो वाकई में हमें पूरे जीवन को बदलने वाली है, और जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है आत्मा का परिचय। और उसके बाद में आत्मा का संबंध उस परवरदिगार परमपिता परमात्मा से क्या है और कैसे क्या उनसे हमें प्राप्तियां होती हैं, वो उसके बाद में हमारे मन में, विचारों में और हमारे रहन सहन में, हमारे जीवनचर्या में वो धीरे धीरे समाता चला जाता है। और उसके आधार पर हमारे जीवन में कुछ वो चीज़ें अपने आप समाती जाती हैं, अपने आप शामिल होती जाती हैं, जिनको हम पहले समझते थे कि ये तो बहुत कुछ आइडियलिज्म के लेवल की बात है, यूटोपियन है, यानी अति आदर्श है, जो व्यावहारिक रूप में जीवन में दैनिक दिनचर्या में हम शामिल नहीं कर सकते, अपने व्यवहार में जिसको शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं। प्रशासन, शासन क्या है? वो भी यही तो है कि हम जो कुछ करें उसको सबके सब जितने भी लोग उससे संबंधित हैं, लाभार्थी जन हैं, और लाभार्थी जन प्रशासन शासन में तो पूरे सामान्य जन ही होते हैं, टोटल पब्लिक होती है उसमें, तो वो उनको स्वीकार्य है। और उनको स्वीकार्य वही चीज़ें होती हैं जो जीवन मूल्यों, आदर्शों, विशेषताओं, गुणों से संबंधित होती हैं। मैं एक एक चीज़ और एक एक उन गुण विशेषताओं या शासन प्रशासन के लिए क्या आवश्यक है उनका नाम ना लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता के आधार पर वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे रोज़ाना की दिनचर्या में और हमारे रोज़मर्रा के कार्य में, हमारी कार्य शैली में, हमारे कार्य व्यवहार में और हमारे जीवन में स्वाभाविक तौर पर प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से शामिल हो जाती हैं। और उस तरह से हम जब प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते हैं, उनका निर्वहन करते हैं, तो वो करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। परमात्मा जो पूरे विश्व को चलाता है, वो किन सिद्धांतों के आधार पर इस विश्व को चला रहा है, वही हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। और उन सिद्धांतों, उन मूल्यों, उन विशेषताओं को जब हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, कार्य प्रणाली में भी शामिल कर लेते हैं, तो प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन, ड्यूटीज़ का संपादन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान और सरल हो जाता है। हमारे जीवन में निष्पक्षता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, हर एक व्यक्ति के दुख, कष्ट, परेशानी को समझने की संवेदनशीलता, उसके प्रति एक रहम का भाव, एक क्षमा का भाव और उसको स्वीकार्य करने का तरीका और पद्धति वो स्वतः आ जाती है, जिससे कि हम अपने कार्यों को और अधिक कुशलता से कर लेते हैं। यहाँ तक कि अपने निर्णयों में भी जब हम परमात्मा के मेडिटेशन के आधार पर और इस राजयोग की शिक्षा के आधार पर आगे काम करते हैं, तो वो निर्णयों को लेना भी हमारे लिए ज़्यादा सरल और ज़्यादा आनंददायक हो जाता है। और यहाँ तक कि उन निर्णयों की स्वीकार्यता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा की सिखाई हुई वैल्यूज़ और शिक्षाएं उसके पीछे बल प्रदान करने वाली होती हैं। तो मैं अपने प्रशासनिक जीवन के 2 अनुभवों को आपके साथ में इसी संबंध में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। उस वक्त मैं शासन में वित्त सचिव के तौर पर तैनात था। हमारी प्रमुख सचिव
भी हमारे से ऊपर थे। तो वित्त विभाग के अधिकांश कर्मचारियों अधिकारियों का ये एक कहना होता था कि सर, वित्त विभाग का जो काम है वो थैंकलेस वाला है और हमारे ऊपर आरोप ही ज़्यादा लगते हैं, हमें प्रशंसा कम मिलती है। और उसमें भी खास तौर से कि हमारे वित्त विभाग की कोई फाइलें नहीं होती, आमतौर पर अन्य विभागों की पत्रावलियां होती हैं जिन पर वित्त विभाग अपनी राय देता है, अपने टिप्पणियां करता है और जिसके आधार पर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत बार ये चर्चा होती थी। एक दिन ऐसे ही हम प्रमुख सचिव महोदया के कक्ष में थे और उसमें स्टाफ भी था, अधिकारीगण भी थे। तो यही बात फिर से आई और वो कहने लगे कि सर, हम जो निर्णय वहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो राय देते हैं, सब कुछ पूरा कुछ लगा करके पूरे शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ वो टिप्पणियाँ करते हैं, राय देते हैं, फिर भी ज़्यादातर निर्णय हमारे राय के विरुद्ध आ जाते हैं। तो उसका क्या करें? हम तो बहुत परेशान होते हैं। कभी कभी ऐसे निर्णय भी आ जाते हैं जिनका क्रियान्वयन करना लगभग मुश्किल जैसे होता है। तो ऐसे ही बात चल रही थी तो मैंने प्रमुख सचिव महोदया को कहा, मैडम, इसका हमें स्पिरिचुअलिटी में एक सॉल्यूशन नज़र आता है। हम परमात्मा से जो शिक्षाएं लेते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ एक इस तरह के टिप्स, जैसे आज अभी इस सेशन से पहले मंत्रा की बात हो रही थी, तो वो मंत्र जैसे सिखाए जाते हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो उससे हमें बहुत कुछ अपने कार्य में सुख और संतोष मिल सकता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मीना बताइए क्या है? मैंने कहा कि हमें शिक्षा देते हैं कि आप जब अपना रोल करते हो तो बालक और मालिक, मालिक और बालक, उस रोल को समझते हुए काम करें कि ये बालक मालिक क्या है, हमारे तो समझ में कुछ नहीं आया, इसको और स्पष्ट करिए। तो मैंने स्पष्ट किया कि परमात्मा हमें जो शिक्षा देते हैं उसमें यही है कि जिस समय हम अपनी राय देते हैं, अपनी वित्तीय टिप्पणी अंकित करते हैं किसी भी फाइल पर, या जब आप मंत्रिमंडल की बैठक में या माननीय मंत्री जी के सामने या माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाती हैं, तो वहाँ पर जो भी कुछ मौखिक रूप से राय देती हैं, उस वक्त हमें ये देखना सोचना होता है कि जो भी कानून, नियम, प्रक्रिया और वित्तीय स्थिति, हमारा फंड फ्लो वगैरह है और विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के तहत जो आवश्यकता और उसके लिए फंड्स अलोकेशन की बात है, वो सारी चीज़ें अगर हम पूरी तरह से उसमें अंकित कर देते हैं या बता देते हैं तो वो हमारा रोल है एज एन अथॉरिटी, यानी मालिक, एक राजा का। तो उस वक्त हमें जो कुछ कहना है, जो कुछ बताना है, अपनी जो राय देनी है, जो लिखना है, वो स्पष्ट रूप से क्लियर सारा कुछ कर दें। और उसके बाद में जो निर्णय हमें लेना होता है उसमें तो वहाँ पर भी वी आर द अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी के तहत जब हम निर्णय करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि निर्णय का स्तर हमारे से ऊपर है, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या माननीय मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, तो वो जो निर्णय लेते हैं उनके लिए हम पूर्ण रूपेण जिम्मेदार फिर नहीं होते। उस समय हमें अपने एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाना चाहिए और उस रोल को हमें समझना चाहिए कि नाउ वी आर द एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट दिस डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कैबिनेट और द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। कि ये तो कहने में तो बड़ा सरल है, लेकिन इसको कैसे करें? कि इसको करने के लिए हमें पहले अपनी आंतरिक शक्ति भी बढ़ानी होगी। वो कहने लगे, कई उसमें उदाहरण देने लगे कि मान लीजिए कि उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या करें? कि जैसे मान लीजिए फंड ही नहीं है और कैबिनेट ने निर्णय ले लिया कि इस कार्यक्रम में, इस योजना में, इस प्रोजेक्ट को ये पैसा दिया जाए, तो मैंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में हम दोबारा फंड्स फ्लो की और उसकी स्थिति को देखते हुए पुनर्विचार के लिए भी उसको भेज सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि फिर भी निर्णय, हमारे मंतव्य, हमारे एडवाइस, हमारे
जो टिप्पणी की है उसके हिसाब से नहीं है, उसके खिलाफ है, उसके बाद में फिर हमारे पास में कुछ और ज़्यादा स्कोप नहीं रहता, देन वी मस्ट एक्सेप्ट दैट डिसीजन लाइक ए चाइल्ड, एक बालक की तरह। फिर हमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर किस तरह से, कहाँ से हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या और कुछ करना है, या किसी और योजना से मान लीजिए कटौती करानी है, तो उसके लिए भी फिर दूसरे विभाग से और उनसे बात करके और आगे उसमें कार्रवाई की जा सकती है। कहने का मतलब है कि प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों सभी को अपने रोल को भी स्पष्ट तौर पर समझने की आवश्यकता है, और वो स्पिरिचुअलिटी में हमें इसको बहुत आसान और सहज तरीके से सिखलाया जाता है। साथ ही साथ उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें, उसके लिए हमें शक्ति मेडिटेशन के द्वारा मिलती है। मेडिटेशन से हम उसको सारी शक्तियों को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जो कुछ हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे अंदर मनोबल और आत्मबल वो पूरा बढ़ जाता है। एक दूसरा उदाहरण है, उस वक्त हमारी पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में थी एज एडिशनल CEO, और साथ ही साथ जिसको आज यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, ये उस वक्त ताज एक्सप्रेसवे के नाम से बनना शुरू ही हुआ था, उसकी कुछ कार्य शुरू हुए थे, ज़मीन का उसमें अधिग्रहण हो गया था, अलाइनमेंट पूरा करीब करीब फाइनलाइज हो रहा था, उसके कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, उनकी शर्तें, बहुत सारी चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा था, और मेरे पास में एडिशनल चार्ज उसका था CEO के तौर पर, यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी। उसी के संबंध में शासन में एक मीटिंग हुई 21 दिसंबर को। उस मीटिंग के बाद में सारे अधिकारीगण आपस में बात कर रहे थे, तो शासन के अधिकारीगण खासतौर से वो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। मैं उसमें एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उनकी बातों को सुन रहा था। तो वो सब यही बात कर रहे थे कि जो कुछ डिसीजंस लेने हैं, क्या होना है, क्या करना है, वो हायर लेवल पर सारे की सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। हमें तो केवल मात्र उसमें अपनी सहमति दे देनी है, अपना छाप यानी अपना ठप्पा लगा देना है, अपने उसको सहमति के हस्ताक्षर कर देने हैं उस निर्णयों को। और ये जब बात हो रही थी तब अंदर ही अंदर मेरे अंदर विचार चल रहे थे, कोई किसी तरह का और न प्रार्थना कुछ और, लेकिन विचार चल रहे थे अंदर ही अंदर। और उन विचार श्रृंखलाओं में पहला विचार तो यही आया कि अगर यहाँ पर इस तरह से हो रहा है तो हायर लेवल के डिसीजंस तो आमतौर पर ज़बानी तौर पर, मौखिक तौर पर कम्युनिकेट होते हैं, उनका कोई राइटिंग में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। उन निर्णयों को क्रियान्वित कराने के लिए जितने भी जो भी कुछ पेपर्स साइन होंगे वो तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर मुझे ही करने पड़ेंगे। तो अगर उनमें कहीं पर कोई इर्रेगुलरिटी, खास तौर से फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी हुई, तो उसमें सबसे पहला बलि का बकरा सीताराम मीना बनने वाला है। तो अंदर ही अंदर एक थोड़ा सा द्वंद्व सा चला कि ये तो बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कि यहाँ से तो फिर ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए, और मुझे किसी न किसी हायर ऑफिसर से मिल करके, चीफ सेक्रेटरी साहब से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM या अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी से, उनसे मिल करके रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए ट्रांसफ़र की। लेकिन उसी वक्त फिर जो है दूसरा विचार आया कि ये तो एक मैदान छोड़ करके जाने वाली बात हुई, और दूसरी बात ये भी हुई कि मैं जा कर के वहाँ पर रिक्वेस्ट करूँ। और फिर उसी विचार श्रृंखला में ही विचार आया कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और जब परमात्मा का बच्चा हूँ वो तो दाता है। दाता का बच्चा किसी के आगे जाकर के भिखारी बने और भीख मांगे कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से कर दीजिए, मुझे हटा दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, ये भी ठीक नहीं लगता। तो फिर क्या होगा? तो फिर अंदर ही अंदर विचार चला कि मुझे या तो परमात्मा जो है कोई ना कोई उस तरह का टचिंग देंगे कि जिसमें जहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है वो ठीक हो जाए, या उसको मैं देख लूँ, समझ लूँ और उस पर वहाँ पर रुक जाऊँ, या फिर परमात्मा जैसे ठीक समझेंगे।
ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद में उसी दिन का हमारा वापसी का टिकट था, मैं वापस आ गया नोएडा। और उस वक्त तो नहीं, लेकिन 25 तारीख को पेपर्स में देखा कि मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के डिविजनल कमिश्नर मुरादाबाद डिवीज़न के तौर पर हो गया है। तो कहने का यहाँ पर मतलब है कि ये मेडिटेशन की एक शक्ति है, और मेडिटेशन इतना इजी है, ये मुश्किल भी नहीं है। मेडिटेशन में क्या है, हमारे जो भी संकल्प चलते हैं, हमारे जो भी विचार चलते हैं, अगर वो निष्पक्ष हैं, निस्वार्थ हैं और सबकी भलाई के हिसाब से हैं, तो परमात्मा उनको सबसे पहले रिसीव करता है, और वो हमारा पिता है, तो वो उसमें फिर हमें मार्गदर्शन भी करता है, हमारी रक्षा भी करता है, और आगे उसमें कार्रवाई भी करता है। तो यानी मेडिटेशन इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, सिर्फ अपने को आत्मा समझ करके और उसको याद कर लेने की बात होती है, और अपनी बात उनको कह देने की होती है। उसके बाद में सारा काम उनका हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओम शांति।